हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वाटर हाशिरा गियू टोमियोका के बारे में। गियू एक फैन फेवरेट हाशिरा है जिसे एनिमे वॉचर्स एंड मांगा रीडर्स दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। गियू की गिनती सबसे ताकतवर डीमन स्लेयर्स में होती है बिकॉज ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दैट हाउ पावरफुल गियू टोमियोका इज, जहाँ पर आज मैं तुम्हें गियू के सारे फीट्स के बारे में बताऊंगा जो कि उसने मांगा में दिए हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन इस वीडियो में तुम्हें गियू के एकदम हैरान कर देने वाले फीट्स पता चलेंगे। तो हाँ, वीडियो के एंड तक चिपके रहना। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गियू सबसे ताकतवर डीमन स्लेयर में से एक है जो कि वाटर ब्रीदिंग को यूज करता है। अब वाटर ब्रीदिंग में कुल मिला के 10 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन गियू ने वाटर ब्रीदिंग को इस कदर मास्टर कर लिया कि उसने खुद का एक अलग फॉर्म बना दिया, 11th फॉर्म। और 11th फॉर्म पूरे वाटर ब्रीदिंग में सबसे ताकतवर फॉर्म है। अब एक हाशिरा होने की वजह से गियू किसी भी लोअर मून डीमन को एक स्ट्राइक से ही मार सकता है। लाइक इसने बस एक स्ट्राइक से ही लोअर मून 5 रुई को मार दिया था। और इन्फिनिटी कैसल में तो इसने अपने एक ही वार से मल्टीपल डीमंस को मार दिया था जो कि लोअर मून के लेवल पर थे। तो ये था इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं इसके एक्चुअल फीट्स की तरफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, गियू की फाइट सबसे पहले आकाजा से स्टार्ट होती है एंड वो आकाजा के साथ काफी अच्छी तरीके से लड़ पा रहा था। जहां तांजिरो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आकाजा से लड़ते वक्त मार्क अवेकन करने के बाद भी, वहीं गियू बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के ही आकाजा के मैक्सिमम अटैक्स पर रिएक्ट कर पा रहा था, ब्लॉक कर पा रहा था, तांजिरो को भी प्रोटेक्ट कर पा रहा था और खुद को भी काफी इजीली डिफेंड कर पा रहा था। देयर आर मल्टीपल मोमेंट्स जब गियू ने इतना फास्ट अटैक किया कि आकाजा रिएक्ट तक नहीं कर सका था, लेकिन आकाजा भी सीरियसली नहीं लड़ रहा था। बाद में आकाजा थोड़ा ज्यादा दम लगा देता है एंड गियू पर अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करता है, एक्सप्लोसिव फ्यूरी। उसके बाद गियू काफी दूर जाकर गिरता है एंड फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर तांजिरो अकेला लड़ता है आकाजा से। और तांजिरो लड़ तो रहा था लेकिन बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट हो रहा था। एक समय ऐसा आता है जब आकाजा तांजिरो की तलवार पकड़ लेता है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो तोड़ पाता, गियू वापस आ जाता है फाइट में और आकाजा का हाथ काट देता है। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है दैट काफी लोगों को लगता है कि बेस में गियू बहुत कमजोर है बिकॉज वो इजीली ओवर पावर हो गया था आकाजा के सामने, जबकि आकाजा सीरियसली लड़ भी नहीं रहा था। तो भाई यहाँ पर एक बात है दैट गियू भी फुल पावर से नहीं लड़ रहा था, क्योंकि लेटर ऑन वो खुद आकर बोलता है दैट आई डोंट वांट टू वील्ड द ब्लेड विद द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। गियू भी बस कैजुअली ही आकाजा से लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बेस में गियू ने मैक्सिमम पावर से फाइट की थी। लेकिन अब भी अगर तुम्हें इसके बारे में डाउट है ना, तो मैं लेटर ऑन इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि फाइट में आगे और क्या हुआ था। अब गियू जैसे ही वापस आता है वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है एंड डीमन स्लेयर मार्क मिलने के बाद गियू इजीली ब्लिट्ज्ड आकाजा एंड नियरली टुक हिज हेड ऑफ। लेकिन आकाजा इस वार से बच जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर आकाजा अपने कंपास नीडल की पावर से गियू के स्पीड को अडेप्ट कर लेता है। गियू भी डटा रहा और उसके बाद वो आकाजा पर वाटर ब्रीथिंग 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड इस्तेमाल करता है। अब सबसे पहले अपने मन से 2 मिसकंसेप्शंस निकाल दो। पहला कि ये 2-on-1 फाइट थी, ये बिल्कुल 1-on-1 फाइट थी गियू एंड आकाजा के बीच। 2-on-1 बस थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में थी जहाँ पर गियू एंड तांजिरो मिलकर आकाजा से लड़ते हैं, लेकिन उसमें भी तांजिरो वाज क्लियरली गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय आकाजा। गियू वाज कैरिंग द एंटायर फाइट। वो आकाजा पर अटैक कर रहा था, उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था एंड मीनवाइल तांजिरो को ही बचा रहा था। लेकिन जैसे ही आकाजा ने गियू को ओवर पावर किया, 2-on-1 बैटल वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद आकाजा 1-on-1 लड़ता है तांजिरो से कुछ समय के लिए, फिर बाद में गियू आकर इंटरप्ट करके उसका हाथ काट देता है एंड उसके बाद गियू अकेला लड़ा है आकाजा से। तांजिरो बस एक मोमेंट के लिए इंटरफेयर करता है, लाइक एक सेकंड भी नहीं, बस वो एक पल के लिए यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और उसमें भी आकाजा उसे आराम से ओवर पावर कर देता है। लाइक खाने में एक मक्खी गिर गई और आकाजा ने उसे निकाल कर फेंक दिया। सॉरी, गिरी भी नहीं, गिरने से पहले ही उसे फेंक दिया। बस एक मोमेंट के लिए तांजिरो ने इंटरफेयर कर दिया और उसके लिए इस फाइट को 2-on-1 कहना बेवकूफी होगी, क्योंकि भाई 2-on-1 फाइट होती है जेनित्सु एंड इनोसुके वर्सेस मुजान, या फिर जेनित्सु एंड इनोसुके वर्सेस डाकी, या फिर कानाव एंड इनोसुके वर्सेस डोमा, या फिर सानेमी एंड गियोमे वर्सेस कोकुशिबो, जहां पर 2 कैरेक्टर्स मिलकर एक साथ एक सिंगल अपोनेंट का सामना करते हैं। एक ऐसी फाइट को 2-on-1 नहीं कहा जाता जिसमें एक कैरेक्टर अकेले अपने दम पर 90% बैटल लड़ ले और दूसरा कैरेक्टर आकर लास्ट में बस फिनिशिंग ब्लो डिलीवर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, कालके से पूरी फाइट बाहुबली ने लड़ी थी, लेकिन भल्लाल देव ने लास्ट में आकर बस फिनिशिंग ब्लो डिलीवर कर दिया। तो क्या तुम इस फाइट को 2-on-1 कहोगे? उल्टा तांजिरो खुद ये बात एक्सेप्ट करता है। वो खुद कहता है दैट मीनवाइल गियू इज फाइटिंग हिम। जब तक गियू उससे लड़ रहा है मुझे उसे हराने का तरीका ढूंढना होगा। ये बिल्कुल मीत्सुरी की फाइट की तरह था जहां पर मीत्सुरी अकेले ज़ोहाकुटेन से लड़ी थी। बस फर्क इतना है कि मीत्सुरी के टाइम तांजिरो बैटलफील्ड को छोड़कर चला गया था मेन बॉडी को ढूंढने के लिए, और जब गियू आकाजा से लड़ रहा था तब तांजिरो बैटलफील्ड पर प्रेजेंट था। एंड दूसरा मिसकंसेप्शन दैट तांजिरो कैरिड द एंटायर फाइट। उसे ने लास्ट में गियू को बचाया था, वरना वो मर जाता। लाइक तांजिरो ने बस एक बार गियू को फाइट में बचाया एंड गियू ने मल्टीपल टाइम्स उसे बचाया था। प्लस तांजिरो फाइट में कुछ कर नहीं रहा था, वो बस डे ड्रीमिंग कर रहा था, अपना पास्ट याद कर रहा था आकाजा की वीकनेस ढूंढने के लिए एंड सारे पावर अप्स को
को एक्टिवेट करने के लिए। ना तो उसने आकाजा को अटैक ब्लॉक किया, ना उस पर अटैक किया और ना ही उसके अटैक से खुद पर सहा। जबकि गियू सबसे ज्यादा देर तक आकाजा से लड़ा, उसके अटैक से ब्लॉक किया, रिटेलिएट किया और उसे काउंटलेस अटैक से खुद पर सहा भी। इट वाज क्लियरली लाइक गियू वाज बाइंग हिम टाइम सो दैट तांजिरो कुड एक्सेस ऑल द पावर अप्स। तुम बस एक बार दोनों की पोजीशन को रिप्लेस कर दो। क्या तांजिरो लड़ते लड़ते सारे पावर अप्स को एक्सेस कर सकता था? क्योंकि बाकी सबने तो लड़ते लड़ते ही सारे पावर अप्स को एक्सेस किया था। ऐसा नहीं था कि मेन अपोनेंट को कोई और बंदा संभाले हुआ है और गियू कुछ कर नहीं रहा है, पीछे बैठकर बस सारे पावर अप्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। सो यस, इट वाज गियू हु कैरिड द एंटायर फाइट एंड फॉट आकाजा द मोस्ट, लाइक फॉर 90% ऑफ द बैटल। और हाँ, ऐसा भी नहीं था दैट आकाजा आराम से उस फाइट को जीत सकता था। लाइक काफी लोगों का मानना है दैट आकाजा गियू से बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो जब चाहता उसे मार देता। क्योंकि भाई फाइट पूरी सही से देखो, आकाजा इज अ वॉरियर हु लव्स टू कॉम्प्लीमेंट हिज अपोनेंट्स। लेकिन फाइट में क्या तुम्हें एक भी ऐसा मोमेंट मिला है जहां पर आकाजा ने गियू की तारीफ की है, जहां पर वो उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? उसके पास कॉम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं था। एक भी गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती थी। एकदम अंत में यहाँ पर आकाजा गियू को मारने वाला था जब गियू का स्टैमिना लगभग खत्म हो चुका था, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और बहुत ज्यादा इंजर्ड भी। और सीरियसली भाई, मांगा में इस बात को मल्टीपल स्टेटमेंट से हिंट किया गया है दैट आकाजा ओनली वन दैट फाइट बिकॉज ऑफ हिज रिजेनरेटिव पावर, स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। तांजिरो खुद बोलता है दैट एक प्रोलॉन्ग्ड फाइट में डीमंस के पास एडवांटेज होता है क्योंकि वो थकते ही नहीं है, जबकि ह्यूमंस अपने लिमिट्स पर आ जाते हैं बहुत जल्दी। गियू भी बाद में ये कहता है दैट स्प्रिंटिंग इजंट समथिंग व्हिच यू कैन डू कॉन्स्टेंटली। तुम मैक्सिमम पावर से बस कुछ देर तक ही लड़ सकते हो, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी ताकत खत्म होने लगेगी। लड़ते लड़ते तुम्हारी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी एंड योर स्पीड एंड प्रिसिशन ऑफ योर टेक्निक्स विल ड्रॉप। उसके बाद तुम्हारे हाथ और पैर बहुत भारी हो जाएंगे, तुम्हारी एंड्योरेंस भी लिमिट पर आने लगेगी क्योंकि एक टाइम तक ही तुम सिर्फ खुद पर अटैक सह सकते हो। अब काफी लोग कहेंगे कि आकाजा फुल पावर से नहीं लड़ रहा था। वेल, इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ दैट आकाजा वाज वेरी सीरियस बट ही वाजंट गोइंग ऑल आउट। अपनी फुल पावर उसने तांजिरो को देखकर यूज की थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दैट आकाजा अगर अपनी फुल पावर से भी लड़ता तब भी उसके लिए ये फाइट बहुत ज्यादा टफ रहती, बिकॉज बाद में भले ही यहाँ पर आकाजा ने फुल पावर यूज कर ली अपनी, लेकिन क्या फुल पावर से वो गियू को हरा सका था? आकाजा ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस्तेमाल किया, ब्लू सिल्वर चॉटिक आफ्टर ग्लो पूरी ताकत से, एंड स्टिल वो गियू को मार नहीं सका। मारना क्या, वो उसे हरा भी नहीं सका था। गियू वो स्टिल कॉन्शियस और उसके बाद वो और लड़ता है। और हाँ, जब आकाजा ने अपना आफ्टर ग्लो इस्तेमाल किया था उस समय तुमने वेरी पॉसिबली शायद ये सारी बातें नोटिस नहीं की होंगी। गियू ऑलरेडी बहुत इंजर्ड था, आकाजा से बहुत मार खा चुका था, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी फेस कर चुका था एंड काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। ज्यादा से ज्यादा इस समय वो अपनी 25 to 30% स्टैमिना पर होगा एंड स्टिल आकाजा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से भी उसे नहीं मार पाया। मारना क्या, उसे बेहोश तक नहीं कर सका था, जबकि गियू बहुत ज्यादा थक चुका था और इंजर्ड हो चुका था। और हाँ, एक बात तुम और नोटिस करो दैट गियू ने डेड काम से आफ्टर ग्लो के कुछ फेटल ब्लोज को रोक लिया था, वो भी तब जब उसके पास एक ब्रोकन ब्लेड थी विच ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड हिज प्रिसिशन। एंड अब अगर तुम एक बात नोटिस करो तो इस समय गियू के पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। तुम्हें पता होगा दैट डीमन स्लेयर, मार्क, रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, जितने ही पावर अप्स हैं डीमन स्लेयर में, वो सारे टेम्पररी पावर अप्स है, टेम्पररी बूस्ट हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। डीमन स्लेयर मार्क तब अवेकन होता है जब तुम बहुत ज्यादा ताकत लगाते हो, जब तुम अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर एक्सर्ट करते हो। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा रिलैक्स करोगे, व्हेन यू विल ईज अप अ बिट, तुम्हारा डीमन स्लेयर मार्क चला जाएगा। इससे ये बात समझ में आ गई होगी दैट डीमन स्लेयर मार्क को एक्सेस करना जितना मुश्किल है, उसे मेंटेन करना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। दिस वाज वन ऑफ द रीजन दैट मुइचिरो इवन आफ्टर अवेकनिंग द डीमन स्लेयर मार्क पार्टिसिपेटेड इन हाशिरा ट्रेनिंग, अपना मार्क स्टेट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क कोई परमानेंट पावर अप नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर गियू आकाजा के खिलाफ ऑलमोस्ट हार गया था, उसका डोनट पंच उसे लगने वाला था, तांजिरो आकर गियू को बचा लेता है एंड उसके बाद अगर तुम नोटिस करो देन गियू लॉस्ट हिज बिगेस्ट पावर। गियू ने अपना डीमन स्लेयर मार्क ही खो दिया था। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद वो इस हालत में नहीं था दैट ही कुड एक्सर्ट सो मच पावर इन हिज बॉडी टू मेंटेन द डीमन स्लेयर मार्क। अब तुम कहोगे कि नहीं भाई, गियू को यहाँ पर राइट साइड से दिखाया जा रहा है जबकि उसके लेफ्ट गाल पर डीमन स्लेयर मार्क आया था। तो लो भाई, लेफ्ट साइड से भी गियू को देख लो, तुम्हें किसी भी तरह का डीमन स्लेयर मार्क इसके चेहरे पर नहीं दिखेगा, ना राइट साइड से ना लेफ्ट साइड से। और ये लो भाई, अब लेफ्ट या राइट नहीं, एकदम सामने से उसे देख लो, क्या तुम्हें कोई भी डीमन स्लेयर मार्क इसके चेहरे पर दिख रहा है? और हाँ, ये मत कहना कि ये एक मिस्टेक है, बिकॉज सीरियसली इसके बाद गियू का डीमन स्लेयर मार्क आता ही नहीं है। गियू परमानेंटली लॉस्ट हिज मार्क। उसके बाद जितनी भी देर वो लड़ा है वो बिना मार्क के लड़ा है। ऐसा नहीं था कि उसका मार्क कुछ सीन में आ रहा है और कुछ सीन में चला जा रहा है, नॉट एट ऑल। ही परमानेंटली लॉस्ट हिज डीमन स्लेयर मार्क फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइट। अब एक बार खुद सोचो, डीमन स्लेयर मार्क स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और प्रिसिशन काफी ज्यादा बढ़ा देती है, और गियू आफ्टर ग्लो पर रिएक्ट कर पाया और उसे कुछ फेटल ब्लोज को भी रोक पाया, वो भी तब जब वो डीमन स्लेयर मार्क खो चुका था, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुके थे। और प्रिसिशन का भाई क्या ही कहो, वो ऑलरेडी डीमन स्लेयर मार्क खो चुका है, प्लस यहाँ पर उसके पास टूटी हुई तलवार है। दिस थिंग ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड द प्रिसिशन ऑफ हिज टेक्निक। तो अब तुम एक बार देखो कि गियू के पास कितने सारे डिसएडवांटेजेस थे। वो एग्जॉस्टेड था, मल्टीपल इंजरीज थी, ब्लड लॉस हो चुका था उसे, प्लस
प्लस यहाँ पर उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी खो दिया और तो और उसके पास टूटी हुई तलवार थी। एंड येट यहाँ पर वो आफ्टर ग्लो के कुछ फेटल ब्लोज को रोक पाया और तो और यहाँ पर जब वो अटैक उसे लगा उसे सह भी लिया, जबकि उसकी इंश्योरेंस भी ऑलमोस्ट लिमिट पर आ चुकी थी। येट समहाउ ही एंड्योर्ड ऑल दैट पेन एंड वाज स्टिल कॉन्शियस। एंड उसके बाद और लड़ता है। तो अब तुम यहाँ पर गियो के सारी सिचुएशंस को एक बार रिवर्स कर दो। गियो विथ 100% स्टैमिना इन परफेक्ट स्टेट विथ नो इंजरीज, नो ब्लड लॉस, नो ब्रोकन ब्लेड एंड विद द डीमन स्लेयर मार्क, तो वो अपने डेड काम से आफ्टर ग्लो को बहुत हद तक रोक सकता था। सो आकाज़ा अगर पूरी ताकत से भी लड़ता तब भी दिस फाइट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली टफ फॉर हिम। और हाँ, इसके बाद भी गियो हारा नहीं था, इसके बाद वो और लड़ता है। एंड नाउ अगेन यहाँ पर भी तुमने शायद ये चीज नोटिस नहीं की होगी। आकाज़ा जब तांजिरो को नॉकआउट कर देता है और उसे मारने के लिए जाता है, गियो तांजिरो को बचा लेता है और आकाज़ा पे अटैक लैंड कर देता है। लेकिन क्या तुमने एक बात नोटिस की, तांजिरो को जब आकाज़ा मारने के लिए जाता है, आकाज़ा एंड गियो के डिस्टेंस में काफी ज्यादा फर्क था। आकाज़ा उस समय तांजिरो के बहुत करीब था, जबकि गियो तांजिरो से काफी दूर था। इन सिंपल वर्ड्स, तांजिरो तक पहुंचने के लिए आकाज़ा को गियो के मुकाबले काफी कम डिस्टेंस ट्रैवल करना था। अगर तुम यहाँ पर तांजिरो तक पहुंचने के लिए गियो एंड आकाज़ा में रेस लगा दो तो आकाज़ा ऑलरेडी आगे खड़ा हुआ था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो पहले भागता है। बट इवन आफ्टर ऑल दिस, तांजिरो तक गियो पहले पहुंचता है आकाज़ा से और उस पर स्ट्राइकिंग टाइड लैंड भी कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक स्ट्रेट डिस्टेंस की रेस नहीं थी। अगर तुम नोटिस करो तो जब आकाज़ा का सर फाइनली नीचे गिर जाता है तो वो उसके राइट साइड पर गिरा था, जिसमें गियो की तलवार स्टक थी और आकाज़ा ने यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड पर तांजिरो को नॉकआउट किया था एंड गियो की तलवार उसके राइट साइड पर गिरी हुई थी। इसीलिए जब यहाँ पर आकाज़ा तांजिरो को मारने के लिए अपने लेफ्ट साइड पर चार्ज करता है, गियो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है और उसके बाद पहले अपनी तलवार उठाता है एंड देन यहाँ पर आकाज़ा पर वार करता है। तो अब तो डिस्टेंस में जो डिफरेंस था वो और ज्यादा ही हो गया है। गियो कंप्लीटली ब्लिट्ज्ड आकाज़ा एट दिस पॉइंट। अब काफी लोग कहेंगे कि भाई ये तो नॉर्मल ब्लिट्ज था, गियो ने तो पहले भी काफी मोमेंट्स पर आकाज़ा को आउटस्पीड किया है। तो सबसे पहली बात, ये कोई नॉर्मल ब्लिट्ज नहीं है। जितनी बार भी आकाज़ा को पहले गियो ने ब्लिट्ज किया है उस समय उसकी तलवार उसके पास थी, लेकिन इस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। दैट्स व्हाई वो आकाज़ा के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ के पहले अपनी तलवार उठाता है और उसके बाद उसे ब्लिट्ज करता है। एंड चलो अगर इतना काफी नहीं है, देन गियो अपना डीमन स्लेयर मार्क खो चुका था। ये सब कुछ उसने बेस में किया है। अब हाँ, बेस में भी ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर वो आकाज़ा को मल्टीपल टाइम्स ब्लिट्ज कर चुका था, लेकिन ये सिचुएशन काफी अलग थी क्योंकि गियो पहले यहाँ पर अपने 100% स्टैमिना पर था, लेकिन इस समय तो वो ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है, उसका स्टैमिना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। लाइक सीरियसली उसका सर फट चुका है, शोल्डर इंजरीज है, चेस्ट इंजरीज है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस फेस कर चुका है, दाहिने हाथ में ताकत खो चुका है, बाएं कान से बहरा हो चुका है एंड आकाज़ा के मैक्सिमम अटैक्स शॉक वेव अटैक्स रहते हैं, तो इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है गियो के इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज्ड होंगे। एंड इफ स्टिल दैट्स नॉट इनफ, गियो लिटरली अभी एकदम जस्ट लाइक 6-7 सेकंड पहले ही आकाज़ा का आफ्टर ग्लो अटैक सहकर आया है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, क्योंकि ये सीन आफ्टर ग्लो लगने के कुछ सेकंड्स बाद का ही सीन है। अब इतना सब कुछ के बाद भी अगर तुम इसे एक नॉर्मल ब्लिट्ज बोलना चाहोगे तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना सिर्फ उसने आकाज़ा को ब्लिट्ज किया बल्कि उसकी बॉडी पर अच्छा खासा डैमेज भी इन्फ्लिक्ट कर दिया, वो भी टूटी हुई तलवार से एंड लगभग एक हाथ की ताकत से, बिकॉज ही लॉस्ट सेंसेशंस इन हिज राइट आर्म। अब हाँ, तुम ये कह सकते हो कि आकाज़ा के पास एक डिसएडवांटेज था कि वो डिस्ट्रैक्टेड था, वो तांजिरो पे फोकस्ड था और गियो को नहीं देख रहा था, इसीलिए गियो उसे ब्लिट्ज कर पाया। लेकिन हाँ, ये कहते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखना दैट गियो टोमियोका के पास कितने सारे डिसएडवांटेजेस थे। और ये सिलसिला यहाँ पर भी नहीं रुका, इसके अगले ही सेकंड वो आकाज़ा के मल्टीपल अटैक्स को काउंटर करता है और फिर से दोनों के इंटेंस स्ट्रगल में एंगेज हो जाते हैं अपर हैंड लेने के लिए, जहाँ पे आकाज़ा अपर हैंड ले लेता है, क्योंकि फाइनली अब वो टाइम आ ही जाता है जब यहाँ पर गियो कंप्लीटली हार चुका था। फाइनली वो पॉइंट आ ही गया जब गियो का पूरा स्टैमिना खत्म हो गया। एंड दैट्स व्हाई इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था दैट नॉट ओनली ईगुरो, गियो भी राइवल कर सकता है सानिमी को इन बेस फॉर हिज सेकंड स्पॉट। सानिमी कैजुअल कोकुशिबो से लड़ा था, हु वाज मैसिवली होल्डिंग बैक अपने 100% स्टैमिना पर, जबकि गियो ने फुल पावर्ड आकाज़ा का सामना किया अपने वीकेस्ट स्टेट पर, जहाँ पर उसने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक आफ्टर ग्लो को कुछ हद तक रोक लिया था। उसके बाद उस अटैक को वो सह भी लेता है एंड लेटर ऑन ही इवन ब्लिट्ज्ड आकाज़ा। और मुझे नहीं लगता दैट फुल पावर्ड आकाज़ा एंड कैजुअल कोकुशिबो में बहुत ज्यादा पावर गैप है, बिकॉज दिस वुड मीन दैट सानिमी आराम से बेस में फुल पावर्ड आकाज़ा का सामना कर सकता है, तो मार्क स्टेट में तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर उसे हरा देगा। लेकिन हाँ, जस्ट लाइक ईगुरो, बेस में गियो राइवल कर सकता है सानिमी को, लेकिन हरा नहीं सकता है, बिकॉज सानिमी इज स्टिल स्ट्रॉन्गर। बिकॉज इवन दो कैजुअल कोकुशिबो एंड फुल पावर्ड आकाज़ा में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बट स्टिल कैजुअल कोकुशिबो इज स्ट्रॉन्गर एंड कीपिंग अप विद इवन कैजुअल कोकुशिबो इज स्टिल एन एक्सट्रीमली रिमार्केबल फीट। लेकिन अब बेस में भी गियो एंड सानिमी बहुत ज्यादा क्लोज है, बिकॉज गियो अपने वीकेस्ट स्टेट पर फुल पावर्ड आकाज़ा के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को सर्वाइव कर पाया एंड लेटर ऑन ही इवन ब्लिट्ज्ड हिम। और हाँ, ये मत कहना दैट आकाज़ा फुल पावर पे नहीं था, क्योंकि उसका सर कट चुका था। आकाज़ा हैड नो आईज नो ईयर्स एट ऑल, इसके कारण आकाज़ा के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस बहुत कम हो चुके थे, क्योंकि उसके पास कंपास निडल एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन दोनों है, जिसके कारण वो अपने ब्लाइंड स्पॉट से आने वाले अटैक पर भी रिएक्ट कर सकता है बिना देखे और बिना सुने। और जहाँ तक बात रही स्ट्रेंथ, ब्लड डिमेनार्ड, रीजनरेशन, इन सब की, तो ये सब तो और भी ज्यादा इनहैंस हो चुके थे। आकाज़ा बिकेम इवन मोर पावरफुल आफ्टर बीइंग डिकैपिटेटेड, और तो और उस समय वो अपने सारे
मोराल्स को भी भूल गया था, वेरी रेफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज डिफीट और पूरा ब्लड लस्ट मोड में चला गया था कि मुझे बस सबको मारना है। और इससे ये भी समझ में आ गया होगा दैट मैंने क्यों कहा था कि फाइट के स्टार्टिंग में गियू बेस में कैजुअली लड़ रहा था, बिकॉज लेटर ऑन बेस में वो इतना घायल होने के बाद भी फुल पावर आकाजा से लड़ पा रहा था। भले ही फाइट के लास्ट में वो हार जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो खड़ा होता है तांजिरो को बचाने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था, बस खड़ा हो पाया था। अब तुम खुद सोचो, क्या आकाजा के लिए सच में ये फाइट बहुत ईजी थी कि वो जब चाहे गियू को मार देता और फाइट को जीत जाता एट लो टू मिड डिफिकल्टी? भले ही गियू से लड़ते वक्त तो अपनी फुल पावर्स नहीं लड़ रहा था, लेकिन स्टिल अप्रोक्सीमेटली अपनी 75 to 80% पावर यूज कर रहा था, या एटलीस्ट 70%। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव दैट आकाजा लेस देन 50% स्ट्रेंथ से गियू से लड़ा है, बिकॉज लेटर ऑन जब वो फुल पावर से लड़ता है, स्टिल यहाँ पर गियू इतने वीक स्टेट में भी आकाजा को कुछ हद तक मैच कर पाया था। भाई ये फाइट कुछ इस तरह से थी कि गियू डैमेज लिए जा रहा है तो लिए जा रहा है, वो रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा है, उसकी इंश्योरेंस भी लिमिट्स पर आ रही है, उसका स्टैमिना भी लगातार खत्म हो रहा है, जिसके कारण उसकी ताकत कम हो रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, रिफ्लेक्सेस कम हो रहे हैं और प्रिसिशन भी ड्रास्टिकली कम हो रही है। मीनवाइल ऑन द अदर हैंड आकाजा अपने परफेक्ट स्टेट में है, कॉन्स्टेंटली पीक स्ट्रेंथ पर, उससे कोई वार लग रहा है तो वो रीजनरेट कर ले रहा है। द एबिलिटीज व्हिच हेल्प्ड आकाजा द मोस्ट इन दिस फाइट वर हिज अनलिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस एंड हिज इमेंस रीजनरेशन पावर्स। इट इज लाइक एक इंसान है जो कार से रेस लगा रहा है, वो भी एक ऐसी कार से जिसका इंजन भी गर्म नहीं होगा, जिसके अंदर अनलिमिटेड पेट्रोल है, और वो कार 100 की स्पीड से भागती है और वो इंसान 90 की स्पीड से भागता है, और ये दोनों की टॉप स्पीड है। बट बीइंग अ ह्यूमन, वो इंसान अपना स्टैमिना लूज करने लगता है, जिसके कारण उसकी स्पीड 90 से 80 होती है, फिर 80 से 70, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है, जहाँ पर लास्ट में घट के उसकी स्पीड 0 हो जाती है, लेकिन वो कार कॉन्स्टेंटली 100 की स्पीड पर चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कहना कि उस इंसान की स्पीड उस कार से बहुत ज्यादा कम है, ये किस हिसाब से लॉजिकल है भाई? दोनों एकदम इक्वल ग्राउंड्स पर लड़े हैं, बस दोनों की फाइट को एक साइड एंगल से दिखाया गया, इसलिए ये सब कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मेन फोकस तांजिरो पर कर दिया गया था। लेकिन जब भी इन दोनों की फाइट को फ्रंट एंगल से दिखाया गया है, भले ही आकाजा ज्यादा ताकतवर साबित हुआ, लेकिन हम सबने ये भी देखा दैट गियू कितना ज्यादा ताकतवर था। इतने वीक स्टेट में रहकर भी टूटी हुई तलवार के साथ विदाउट डीमन स्लेयर मार्क वो उसके आफ्टर ग्लो को कुछ हद तक रोक पाया था, और उसके बाद जब वो अटैक उसे लगा, उसने इस अटैक को सह भी लिया, एंड देन इतना पावरफुल अटैक सहने के कुछ सेकंड्स बाद ही वो दोबारा खड़ा हो जाता है एंड आकाजा को ब्लिट्स करके उसकी बॉडी पे अच्छा खासा डैमेज इन्फ्लिक्ट करता है, और उसके बाद आकाजा के मल्टीपल अटैक्स को काउंटर करता है, एंड दैट टू विद अ ब्रोकन स्वॉर्ड एंड विद द स्ट्रेंथ ऑफ ऑलमोस्ट 1 आर्म। तो अगर अपनी वीक स्टेट पर वो आकाजा को इतना अच्छा मैच कर पा रहा था, तो एक बार सोच कर देखो कि जब वो अपने परफेक्ट स्टेट में होगा, जब वो अपनी मैक्सिमम पावर से लड़ रहा होगा, वो किस लेवल पर उसे मैच कर रहा होगा, क्योंकि बाद में तो वो बस अपने 20 to 30% पावर से ही लड़ा है। तो जब वो अपनी 100% पावर से लड़ रहा होगा, तो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि इन दोनों की फाइट किस लेवल पर हुई होगी। और यहीं पर गियो के साथ काफी अनफेयर हुआ है, क्योंकि उसके मैक्सिमम फीट्स, मोस्ट नोटेबली उसके सबसे बड़े फीट्स एकदम उसके वीक स्टेट पर दिखाए गए हैं। जब वो अपनी मैक्सिमम पावर से लड़ रहा था, उसकी फाइट को पूरा साइड एंगल से दिखाया गया और मेन फोकस तांजिरो पर कर दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आकाजा फुल पावर से भी लड़ता गियू के सामने, तो हाँ वो जीत जाता, लेकिन हाँ लो टू मिड डिफिकल्टी पर नहीं, बल्कि हाई डिफिकल्टी पर। अब इसके बाद गियू की नेक्स्ट फाइट होती है सनराइज काउंटडाउन आर्क में मूजान के साथ। नाउ ही वाज द फर्स्ट हाशिरा हु मेट मूजान। और हाँ, इस फाइट में ध्यान रखना इस बात का दैट गियू ऑलरेडी एक डेथ बैटल लड़ के आया है, वो पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ है एंड ही इज एक्सट्रीमली इंजर्ड। आकाजा के काउंटलेस अटैक्स को खुद पर सह कर आया है, जिसमें उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक आफ्टर ग्लो भी शामिल था, जिसके कारण उसकी बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज हैं। ही हैव नो सेंसेशंस इन हिज राइट आर्म, और बाएं कान से वो बहरा हो चुका है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत ज्यादा ब्लड लॉस है क्या है, यहाँ तक कि उसकी तलवार भी टूटी हुई है। लेकिन एक एडवांटेज भी है दैट आकाजा के फाइट के बाद गियू को एक डिसेंट रेस्ट मिला है, क्योंकि डोमा एंड कोकोशिबो दोनों की फाइट खत्म हो गई थी, उसके बाद मूजान की फाइट स्टार्ट हुई है। अब जैसे ही मूजान की फाइट स्टार्ट होती है, मूजान लगातार अटैक करने लगता है तांजिरो एंड गियू पे। गियू समहाउ यहाँ पर डेड काम से मूजान तक के अटैक को रोक लेता है। भले ही मूजान फुल पावर से नहीं लड़ रहा था, लाइक वो अपने बस आर्म्स का इस्तेमाल कर रहा था, अपने बैक और थाइस पर जो विप्स लगे उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन इस समय मूजान एकदम फ्रेश था, वो हल्का सा भी एग्जॉस्टेड नहीं था। अब आकाजा की फाइट में लेटर ऑन भले ही गियू ने अपना डीमन स्लेयर मार्क खो दिया था, लेकिन उसके बाद उसे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेस्ट मिल गया, जिसके कारण इस फाइट में वो स्टार्टिंग में अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है। अब तांजिरो के पास भी डीमन स्लेयर मार्क था, लेकिन वो मूजान के अटैक्स पर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, और एक समय पर तांजिरो मरने वाला था कि गियू आकर उसे बचा लेता है। वो उससे कहता है कि बिना सोचे समझे अटैक मत करो, एक अपर मून मूजान के सामने कुछ भी नहीं है, किसी अपर मून के मुकाबले मूजान एक अलग ही लेवल पर है। एंड ये सब कहते हुए लिटरली ही इज डॉजिंग मूजान्स अटैक व्हाइल कैरिंग तांजिरो। लेटर ऑन ईगोरो एंड मित्सुरी भी फाइट ज्वाइन कर लेते हैं, एंड देन गियू टीम्स अप विद ईगोरो टू अटैक मूजान। कुछ समय तक वो लोग इन्फिनिटी कैसल के अंदर लड़ते हैं, उसके बाद यूशिरो सबको बाहर निकाल देता है। बाहर निकलने के बाद मूजान फुल पावर से लड़ने लगता है, एंड गियू मित्सुरी एंड ईगोरो के साथ मिलकर समहाउ मूजान का सामना करता है। मित्सुरी मूजान के अटैक्स पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, और एक समय पर वो मरने वाली थी, लेकिन ग्योमे आकर उसे बचा लेता है, एंड उसके बाद ग्योमे एंड सानिमी भी बैटल ज्वाइन कर लेते हैं। अब मूजान और भी ज्यादा पावर से अटैक करने लगता है, जिसके कारण मित्सुरी कुछ समय के अंदर ही नॉकआउट हो जाती है। अब जैसे ही मूजान मित्सुरी को मारने वाला था, ईगोरो खुद सामने आ जाता है,
लेकिन गियू, सानेमी एंड गियो में तीनों मिलकर इगोरो एंड मीत्सुरी दोनों को बचा लेते हैं। अब इस सीन में अगर गौर से देखो देन गियू इज बीइंग समवॉट रिलेटिव टू सानेमी। अब मुजान के हर एक अटैक में पॉइजन लगा हुआ है एंड सारे हाशिरास फाइट के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही पॉइजन हो चुके थे और धीरे धीरे सबकी बॉडी में पॉइजन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होने लगा था और एक समय पर गियू अपनी तलवार ही खो देता है। समहाउ इगोरो एंड गियो में आकर उसे बचा लेते हैं एंड सानेमी उसे एक नई तलवार दे देता है और मुजान ने एग्जैक्ट उसी समय पर कहा था दैट देयर आर 1 hour and 16 minutes left until dawn, which means गियू मुजान के खिलाफ 20 मिनट तक टूटी हुई तलवार से लड़ गया और इस बीच उसने मुजान पर अटैक भी किया, उसके अटैक्स को रोका भी और अपने एलाइज को भी प्रोटेक्ट किया। लेकिन बाद में उसकी बॉडी में पॉइजन इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो अपनी तलवार ही खो देता है। अब क्या तुमने कुछ नोटिस किया? यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। गियू फाइट के दौरान ना सिर्फ पॉइजन हुआ बल्कि उसने मुजान के मल्टीपल स्लैशेस को खाया है और उसके बाद और भी ज्यादा ब्लड लॉस सहता है, जिससे कारण फिर से वो इस हालत में नहीं था कि वो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर एक्सर्ट कर सके, जिससे कारण अगेन फॉर द सेकंड टाइम ही लॉस्ट हिज बिगेस्ट पावर, हिज डीमन स्लेयर मार्क। अब आकाशा के खिलाफ तो समझ में भी आता है, लेकिन मुजान के खिलाफ भी गियू ने अपना डीमन स्लेयर मार्क खो दिया एंड अब तो और बुरी कंडीशन में। पहले से ही एग्जॉस्टेड था, ऑलरेडी प्रीवियस बैटल की इंजरीज हैं, अब इसमें भी आकर मुजान के मल्टीपल स्लैशेस को सहा और ज्यादा ब्लड लॉस फेस किया एंड पॉइजन भी हो गया। लेकिन गेस करो क्या हुआ? जैसे ही सानेमी उसे एक नई तलवार फेंक कर देता है, गियू फाइनली एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ एज द वाटर हाशिरा, जिसके कारण उसे एक डेथ एम्प मिलता है एंड अपना डीमन स्लेयर मार्क होने के बाद भी वो वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस इस्तेमाल करता है और अगले ही सेकंड मुजान के मल्टीपल टेंटिकल्स पर वार कर पाता है। उसके बाद इगोरो की तरह ही वो मुजान से कुछ समय तक बेस में ही लड़ता है। अब ये मत कहना दैट इगोरो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था बेस में, बिकॉज एक बार भाई गियू की हालत देख लो। इगोरो गियू के मुकाबले काफी ज्यादा फ्रेश था, जबकि गियू एकदम एग्जॉस्टेड एंड इंजर्ड था, इसीलिए इगोरो वाज द एमवीपी एंड गियू एट वन पॉइंट बिकेम अ सपोर्टिंग कास्ट। लेकिन हाँ, फाइट के लास्ट फेज में गियू दोबारा से अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन कर लेता है। अब आगे चल के गियू को रेड ब्लेड की पावर मिल जाती है सानेमी के कारण, जिसके कारण गियू के ऑफेंसिव पावर में एक मैसिव बूस्ट आ जाता है एंड उसके बाद गियू सारे हाशिरास के साथ मिलकर मुजान पर काउंटर अटैक अनलीश करता है। इसके बाद हमें एक फास्ट पेस बैटल दिखाई जाती है जिसमें गियू सारे हाशिरास के साथ मिलकर लगातार मुजान पर वार करता है, उसके अटैक्स को डॉज करता है और उसके अटैक्स को सहता भी है। लेकिन अंत में मुजान अपना सरप्राइज अटैक लॉन्च करता है और सारे हाशिरास को नॉकआउट कर देता है। लेकिन सारे हाशिरास में गियोमे के अलावा बस गियू ही था जो कि मुजान के सरप्राइज अटैक पर भी रिएक्ट कर पाया था, which was later stated by Inosuke that गियो एंड गियोमे ने मुजान के सरप्राइज अटैक से उन्हें बचाया था। That's why गियू का एक हाथ कट गया और गियोमे का एक पैर कट गया। अब इस सीन से पहले गियू सानेमी को इंजरीज में बीट करता था क्योंकि वो सानेमी से ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन सानेमी भी ब्लड लॉस में गियू को बीट करता था क्योंकि उसके मुकाबले सानेमी ने काफी ज्यादा ब्लड लॉस सहा था, इतना कि अपर मून वन को कुशिबो तक बोलता है that he didn't die from blood loss even after getting cut again and again। लेकिन इस सीन के बाद तो वो सानेमी को ब्लड लॉस में भी पीछे छोड़ गया, जहाँ पर उसका पूरा हाथ कट जाता है एंड उसे सानेमी से भी ज्यादा ब्लड लॉस फेस करना पड़ता है। अब इसके बाद गियू अनकॉन्शियस हो जाता है और वो बैटल में वापस आता है एकदम अंत में, लेकिन आते के साथ वो मुजान का एक शॉक वेव अटैक सहता है एंड सीरियसली जिस शॉक वेव अटैक से सानेमी एंड इगोरो काफी दूर जाकर गिरे थे, गियू शॉक वेव अटैक के सामने डटा रहा एंड दिस इज गियू इन एक्सट्रीमली इंजर्ड स्टेट। पहले ही आकाशा के बैटल की इंजरीज थी, उसके बाद मुजान के मल्टीपल स्लैशेस को सहा, ब्लड लॉस भी फेस किया, उसके पॉइजन को भी इंड्योर किया और अब तो पूरा उसका एक हाथ कट चुका है एंड इवन देन वो शॉक वेव के सामने टस से मस नहीं हुआ एंड उसके बाद तांजिरो के साथ मिलकर रेड ब्लेड की पावर हासिल कर लेता है। और हाँ, इस ब्लेड को रेड करने में गियू का कंट्रीब्यूशन तांजिरो से ज्यादा होगा, बिकॉज तांजिरो तो गियू से भी ज्यादा भयंकर कंडीशन में था। वो मुजान से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे तक लगातार लड़ा था और उसने भी एक्सट्रीमली फेटल इंजरीज एंड ब्लड लॉस को फेस किया था। तो तांजिरो के मुकाबले तो गियू भाई एक बेटर ही कंडीशन में था एंड तांजिरो के मुकाबले गियू की फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। अब उसके बाद मुजान एक जायंट बेबी बनकर भागने की कोशिश करता है एंड जब गियू दोबारा उससे लड़ने आता है, अगर तुम एक बात नोटिस करो, देन फॉर द थर्ड टाइम गियू अगेन लॉस्ट हिज डीमन स्लेयर मार्क, लाइक सीरियसली तीसरी बार। और हाँ, ये तीसरी और आखिरी बार था क्योंकि इसके बाद गियू ने कभी डीमन स्लेयर मार्क अवेकन किया ही नहीं। एक हाथ कट चुका है और डीमन स्लेयर मार्क भी नहीं है, स्टिल एक हाथ से गियू 10th फॉर्म यूज करता है मुजान पे एंड उसके बाद समहाउ रिटेलिएट करते रहता है मुजान का स्टैमिना खत्म करने के लिए एंड लास्ट में तांजिरो एक फाइनल ब्लो डिलीवर करता है जिसके कारण मुजान हार जाता है और इसके बाद फाइनली सारे हाशिराज रेस्ट करते हैं। गियोमे, इगोरो एंड मित्सुरी इटर्नल रेस्ट में चले जाते हैं एंड सानेमी भी अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन गियू को बैड लक बोनस के साथ मिलता है। क्या कमबख्त किस्मत है कि इसके बाद भी गियू को रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। कुछ ही देर बाद उसे नए डीमन किंग तांजिरो का सामना करना पड़ता है एंड यस, इसमें भी वो डटा रहा भाई, एकदम लास्ट तक तांजिरो से लड़ जाता है। एक हाथ कट चुका है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो चुका है, डीमन स्लेयर मार्क भी नहीं है, तब भी इतनी देर तक तो लड़ गया कि कानाओ ने तांजिरो को मेडिसिन देकर उसे दोबारा से ह्यूमन बना दिया। मुजान के फाइट के बाद जहां सारे हाशिराज मर चुके थे एंड सानेमी अनकॉन्शियस हो चुका था, गियू वाज द ओनली हाशिरा हु वाज ऑन हिज फीट और उसके बाद वो डीमन किंग तांजिरो से भी लड़ता है विद ऑल हिज इंजरीज एंड विदाउट द डीमन स्लेयर मार्क एंड यस, दैट्स इट। यही है वो सारे के सारे फीट्स जो कि गियू ने अभी तक मांगा में दिए हैं।
अब अगर गियू के बारे में मैं एक बात कहूँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दैट सनराइज काउंटडाउन आर्क में गियू ज्यादा ताकतवर था कंपेयर टू इन्फिनिटी कैसल आर्क। तुम्हें ऐसा लग सकता है दैट इन्फिनिटी कैसल आर्क में वो ज्यादा ताकतवर होगा बिकॉज वो फ्रेश था, जबकि सनराइज काउंटडाउन आर्क में वो पहले से ही एग्जॉस्टेड था। देन ब्रो बिलीव मी, डीमन स्लेयर में एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट एंड इंजर्ड होने के बाद एम्ड अप होना कोई रेयर बात नहीं है। एंड देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ इट लाइक मुइचिरो, गेनिया, क्योजिरो, शिनोबू, उजुई। इन सब ने अपने वीकेस्ट स्टेट पर ऐसे ऐसे फीट्स दिए जो कि अपने परफेक्ट स्टेट में भी नहीं दे पाए थे। And there are so many moments where Giyu was able to push past his limits and surpassed his own version of Infinity Castle arc, like dodging Muzan's attack while carrying Tanjiro, एक ब्रोकन स्वॉर्ड के साथ और लगभग एक हाथ की ताकत के साथ ही मुजान से 20 मिनट तक लड़ना। इतना एग्जॉस्ट होने के बाद भी मुजान का एक्सट्रीमली डेंजरस पॉइजन एंड्योर करना। उसने तो लाइक डीमन स्लेयर मार्क भी खो दिया, लेकिन अगले ही सेकंड मुजान के मल्टीपल टेंटिकल्स पर वार किया और उसके बाद ही मुजान से कुछ समय तक लड़ गया। उसके बाद जब वो एकदम अपने वीकेस्ट स्टेट पर था, लाइक आधे घंटे तक मुजान से लड़ गया, उसका पॉइजन एंड्योर किया, इतना ब्लड लॉस फेस किया, उसके मल्टीपल स्लैशेस को सहा। अप्रॉक्सीमेटली जब वो एकदम अपने 10% स्टैमिना पर था, वो स्टिल मुजान के सरप्राइज अटैक पर रिएक्ट कर पाया। उसके बाद एक हाथ कटने के बाद भी वो मुजान के शॉक वेव के सामने खड़ा रहा। उसके बाद वो बेस में ही जायंट बेबी मुजान एंड डीमन किंग तांजिरो दोनों का सामना करता है, जिस समय वो ज्यादा से ज्यादा अप्रॉक्सीमेटली अपने 5 से 6% स्टैमिना पर होगा। एंड इफ स्टिल दैट्स नॉट इनफ, ही इवन एक्टिवेटेड द रेड ब्लेड इन सनराइज काउंटडाउन आर्क। और हाँ, डीमन स्लेयर में जितने पावर अप्स हैं वो सब स्टैमिना को घटाते हैं, क्योंकि उन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पावर एक्सर्ट करनी पड़ती है बॉडी में। और जिस समय गियू ने रेड ब्लेड एक्टिवेट किया था मुजान के सामने, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो डीमन स्लेयर मार्क और रेड ब्लेड दोनों की पावर को सस्टेन कर सका। सो यस, डेफिनेटली गियू वाज मोर पावरफुल अगेंस्ट मुजान देन ही वाज अगेंस्ट आकाजा। तो हाँ, यही थे गियू के सारे फीट्स। अगर मुझसे कुछ फीट्स छूट गए तो कमेंट्स में बता देना, लेकिन हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड प्लीज़ भाई अगर गियो के फैन हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना ताकि तुम मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस से नोटिफाइड रहो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।